गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज देखिए मैं यहाँ पर घर के बाहर ही हूँ, मेरे बैकयार्ड में। और वहीं से आज मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ। फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे कमेंट्स है, फीडबैक मुझे आए हैं जो भी मैंने वीडियो पिछले दिनों बनाए हैं, चाहे वो जॉब के बारे में हो, चाहे सैलरी के बारे में हो कि कनाडा में किस तरह से जॉब का स्ट्रक्चर है, सैलरी का स्ट्रक्चर है। तो उन्हीं के ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस फर्दर करेंगे। और दूसरा ये कि कुछ डेवलपमेंट है, एक आध यहाँ पर रिसेंट कुछ ड्रॉज हुए हैं एक्सप्रेस एंट्री के, परमानेंट रेसिडेंसी के, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंसाइट दूंगा। सो फॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ तो इमिग्रेशन के हवाले से पिछले बुधवार को जो ड्रॉ हुआ है परमानेंट रेसिडेंसी का, उस पर जो कट ऑफ आया है वो 380 पॉइंट्स का है। CRS कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो कनाडा का है, उसका 380 के करीबन कट ऑफ आया है। और उसके मुताबिक जो है अच्छी खासी तादाद में लोगों को इनवाइट किया गया है। मुझे याद है दोस्तों, जब मेरा परमानेंट रेसिडेंसी का इनविटेशन आया था उस समय 458 का कट ऑफ था और मेरा जो स्कोर था वो 460 था। तो मतलब आप सोचें उस समय कितना कंपटीशन था 17 और 18 में। उससे पहले और भी हालत थोड़े से नाजुक ख़राब थे, मतलब 500 से ऊपर ही स्कोर रहता था। तो ये एक अच्छा मौका भी है और अच्छा समय भी चल रहा है जो भी आने वाले लोग हैं आने वाले दिनों में कनाडा में, उनके लिए, और जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए। ये एक अच्छी खबर ये है यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जिनके पास जॉब एटलीस्ट है, स्टडी ख़त्म होने के बाद सिंपल आप क्या कोई जॉब है तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे एक जानने वाले में ही है जिसका ये जब 75 कट ऑफ स्कोर गया था उसी टाइम उसका जो है PR में इन्विटेशन आ चुका था। तो ना उसका तो खैर फाइल प्रोसेस में है और वो भी 12th के बाद ही यहाँ पर आया था। सो अभी एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर आई है कनाडा में कि जो भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी है, जो वर्क परमिट पे हो, विजिटर, इवन विजिटर वीज़ा पर भी हो, तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि अच्छी जो है मुहिम यहाँ की गवर्नमेंट ने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माइग्रेट किया जाए। और उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। और दूसरी बात, ये थोड़ा सा जॉब के रिलेटेड है। मुझे कुछ क्वेश्चंस, मुझे कुछ फीडबैक इस तरह से आए थे कि यहाँ पर कनाडा में जॉब के हालात अभी कैसे है कोविड के अंदर। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ जॉब के हालात फिर भी 6 से 7% जॉब लोगों की गई है इस समय, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद है। और जो आप रिटेल लेवल पे देखें या नॉन एसेंशियल जो भी चीज़ें थी, जो भी स्टोर्स थे, वो सारे कम कैपेसिटी कर दी गई, कुछ कम थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिए गए जब तक लॉकडाउन था। तो पिछले 15 महीने का मैं जो अगर एनालिसिस करूँ तो 30% मार्केट जो है अभी डाउन है, जॉब मार्केट। मतलब जॉब्स है लेकिन जिस फोर्स में जॉब होती थी उस तरह से नहीं आ रही है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर की बात कीजिए, प्राइवेट सेक्टर की बात कीजिए, और जो भी जॉब्स अभी है, इधर वो टेक्निकल हो या सप्लाई चेन हो या कोई भी जॉब हो एक्स अदर देन लेबर है, जनरल लेबर्स है और फाइनेंस है, उन मोस्टली ये ज़्यादातर जॉब्स है वो रिमोट हो चुकी है। तो मतलब रिमोटली भी एक्सेसिबल हो चुकी है। लेकिन वर्क फोर्स अभी कम है क्योंकि कैपेसिटी अभी यहाँ पर लॉकडाउन 2 तारीख को यहाँ पर हटा है। उसके बाद से 15% कैपेसिटी पे सारे जो भी नॉन असेंशियल बिजनेस बंद थे उन्हें चालू करने की परमिशन दी है। तो अभी धीरे धीरे बेटर होगा। 14 जून के बाद जब फर्स्ट फेज़ ऑफ रीओपनिंग होगा उसमें काफ़ी सारी बातें निकल कर आएगी और क्लियर होगी। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि उस टाइम कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, जॉब मार्केट थोड़ा सा अभी अंडर प्रेशर है और मार्केट में जॉब इतनी नहीं है जितनी हुआ करती थी, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल है। वैसे सभी जगह पर ऐसा है, न कि सिर्फ कनाडा में है। सो होपफुली बाय एंड ऑफ द जुलाई नॉर्मली सी आ सकती है, अनलेस कि कुछ अनप्रिडिक्टेड ना हो। सो ये रही बात जॉब की अभी हालात, जैसा कि मैं आपका अगर आंसर दे पाया हो इस क्वेश्चन का, सो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। तीसरी जो चीज़ मैं आज सोच कर आया था कि अभी सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कि भाई अभी हम क्या कोर्स यहाँ पर आकर करें जिससे हमें जो है हाईएस्ट सैलरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिले और जिस पे जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो।
तो उसका मैं एक ही जवाब दूंगा दोस्तों, देखो कोई भी फील्ड हो, टू बी ऑनेस्ट मैं कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करता। इवन आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, आपने बीकॉम किया है, आईटीआई किया है, मैं कभी डिस्करेज नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उसके साथ आप ऑप्शंस निकालें, उसके साथ उसके रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पर ले, और फिर अपनी स्किल को जो है डेवलप करें, अपनी स्किल को इन डेप्थ उसको जो है पूरी तरह से मांझे, ताकि आप कहीं पर भी जाओ। क्योंकि एंड ऑफ द डे यहाँ पर वो रेफरेंस का या जो है इंडिया में जो पहचान वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत, अपनी जो स्किल्स के बेसिस पे ही आपको जो है अप्लाई करना रहता है, और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होती है। और गवर्नमेंट जॉब की जहाँ पर बात है, वहाँ पर भी सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर है। आप अप्लाई कीजिए, आप इंटरव्यू को पास कीजिए, कुछ प्रोसेसेस है, कुछ एग्ज़ाम्स है, उसको क्लियर कीजिए, देन आप एलिजिबल हो, आपको वो भी जॉब मिल सकती है। बस अल्टीमेटली ये चीज़ें आके अटक जाती है कि आप स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो या नहीं। वैसे डिग्री के ऊपर सभी लोग काम करते हैं, लेकिन स्किल जो आपको चाहिए वो होनी चाहिए। मान लो कि अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको अकाउंटिंग में प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, एक्सेल्स वगैरह, वर्ड, ये सब ऑफिस स्किल्स होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल तो है ही है, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ पर इस इंग्लिश कंट्री में, जहाँ पर भी आप जो भी इंग्लिश कंट्री में जाओगे, वहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मस्ट है, मतलब मोस्टली रिक्वायर्ड है। उसके बिना आपका काम यहाँ पर नहीं होता है। तो ये थोड़ी बहुत जो सेगमेंट है जिनकी मैंने बात करी, वो बहुत ही नेसेसरी होते हैं किसी भी जॉब को पाने के लिए। डज़न्ट मैटर आपने इंडिया में आईटीआई किया है, यहाँ पर आप कोई टेक्निकल ट्रेड का कोर्स कर रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में वो टेक्निकल काबिलियत है, वो स्किल्स है जो आपने किया है, तो फिर डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आप दूसरे कैंडिडेट से बेहतर आप उसी मायनों में हो सकते हो। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि रेज्यूमे का कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब रेज्यूमे अगर आप बनाते हो, रेज्यूमे कितना इम्पैक्ट करता है आपकी प्रोफाइल को। सो दोस्तों, ये एक अच्छी चीज़ मैंने सीखी है कनाडा आने के बाद, कि अगर आप कितने भी अच्छे पढ़े लिखे हो, कितना भी अच्छा स्किल है, लेकिन आप अपने आप को अगर मार्केट नहीं कर पाए, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो वो एक आपके लिए बड़ा फेलियर साबित हो सकता है। तो ये सही क्वेश्चन, सही कमेंट, सही फीडबैक मुझे आई थी कि रेज्यूमे कितना रोल प्ले करता है। तो आई वुड से कि रेज्यूमे जो है 70% रोल आपका रेज्यूमे ही प्रेजेंट करता है। आपका मार्केटिंग आसानी से हो जाता है उस रेज्यूमे से। तो आपको कैनेडियन स्टाइल में ही रेज्यूमे बनाना है। मैंने देखे कई, शुरुआत में जब मैं भी आया था, तो मैं जो इंडियन स्टाइल रेज्यूमे लेकर यहाँ पर सब जगह घूमता था। मैं तो डोर टू डोर वॉक इन पॉलिसी में जाता था, मतलब जहाँ पर भी दुकान कुछ भी मिला मुझे, वहाँ पर जाके अप्लाई करता था। तो वो एक इंडियन फॉर्मेट में रेज्यूमे था। मुझे याद है, मुझे कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था एक्सेप्ट वन प्लेस। सो रेज्यूमे मैटर्स, 99% केसेस में रेज्यूमे मैटर करता है आपका। और आपकी उसके साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी होनी चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस से दोस्तों मेरा ये मतलब है कि आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को आप इतना मतलब थोड़ा सा विजिबल कीजिए, आपकी स्किल्स वहाँ पर आप किस फॉर्मेट में वहाँ लिखना है, ये सब थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको अच्छा खासा हेल्प करेगी। साथ ही साथ आपको जो है रेज्यूमे और कवर लेटर, इन दोनों पर काम करना है। तो आई वुड से आपकी स्किल और आपका रेज्यूमे, ये दोनों मिलकर जो है आपके लिए बहुत ही आसान कर देगा जॉब को ढूंढना। आपको मतलब रेज्यूमे अच्छा होने से एक चीज़ है कि आपकी विजिबिलिटी, आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, लेकिन क्वालिफाई वही होता है जिसकी रेज्यूमे एटलीस्ट एचआर तक पहुंचती है, उसकी एचआर की सिस्टम तक पहुंचती है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ वेब पोर्टल है, कुछ पोर्टल इस तरह के हैं जहाँ पर जॉब बैंक टाइप के पोर्टल है, जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल डालोगे, अपना रेज्यूमे अपलोड करोगे, वो अब सिस्टम ही आपका थॉरली चेक करेगा आपके कीवर्ड्स वगैरह क्या ऐड किए हैं आपने रेज्यूमे में, और अकॉर्डिंगली ही अगर वो प्रोफाइल सर्टेन परसेंटेज तक मैच करती है रिक्वायरमेंट के, तो वो एचआर मैनेजर तक पहुंचेगी और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तो एटलीस्ट आपको एचआर तक अपना इंटरव्यू मतलब रेज्यूमे पहुंचाने के लिए एक काम ये करना है कि आपको रेज्यूमे और कवर लेटर एक अच्छा और मजबूत बनाना है। और वो ही एक रामबाण है। प्लस आपकी जो उस, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तभी आप अपनी स्किल दिखा पाएंगे, अदरवाइज़ ऑनलाइन रेज्यूमे भेजकर तो स्किल दिखा नहीं पाएंगे। सो अच्छा रेज्यूमे एक अच्छी खासी इम्पैक्ट करता है। सो ये रही दोस्तों रेज्यूमे के बारे में बात। और जो जॉब की बात कही है, कौन सी कोर्स कर लो और हाईएस्ट सैलरी मिल जाए, फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने सैलरी का स्ट्रक्चर आपको कहा है, फील्ड बाय फील्ड अलग अलग है। जैसा कि मैंने आपको कहा सप्लाई चेन में है, तो वहाँ पर अगर आप सर्टिफाइड होते हैं सप्लाई चेन में, तो आपका मतलब 60-70 प्लस आपका सैलरी मिल सकता है आपको। दूसरा, अगर आप आईटी में हैं, तो आईटी में देखो बहुत सारे ट्रेड है, जैसे डेवलपमेंट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और
डेटा एनालिस्ट है, टेस्टिंग है, तो सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है सैलरी स्ट्रक्चर है। मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीज़ें लिख कर बताऊँगा कि भाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का या फिर डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग या फिर डेटाबेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इनके क्या सैलरीज़ रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपका है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो, लेकिन फिर से दोबारा मैं आपको दोहरा रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो के आपको जो है सारी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर लिख कर रखूँगा, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, आप वहाँ पर देख सके, पढ़ सके। लिस्ट वाइज मैं आपको बताऊँगा। और जॉब का यहाँ पर एक फिफ्थ मुझे एक मैटर याद आ रही है कि जॉब का टाइमिंग क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिमिलर इंडिया की तरह ही है। कुछ कंपनी ऑपरेट करती है 7 to 3, 6 to 2 या 8 to 4 या 9 to 5 या 10 to 6, राइट। इस तरह से मतलब 8-8 घंटे के शिफ्ट होते हैं। और आप 40 आवर्स का आपका जो है, अगर आप सैलरीड हो तो आप मिनिमम और एवरेज अगर फुल टाइम एम्प्लॉई यहाँ पर 40 आवर्स जॉब करता है। और उसके अंदर कहीं पर आपने शायद अगर कहीं पर जॉब पोस्टिंग देखा हो तो वहाँ पर लिखा होता है कि 37.5 आवर्स वर्क आवर्स है। एंड देन जो बाकी के 2.5 घंटे होते हैं, मतलब 40 घंटे में से आपको वहाँ पर जॉब पोस्टिंग में दिखा रहता है कि 27.5, 37, तो बाकी के 2.5 घंटे आपके माने जाते हैं कि भाई आप हर रोज़ आधा घंटा लंच ब्रेक आप लेते हो और कोई ब्रेक लेते हो, उसका मिलाकर जो है 2.5 घंटा। तो अल्टीमेटली पेड वर्क आवर्स आपके 37.5 होते हैं। कहीं कहीं पर 40 आवर्स पूरा पेड करते हैं, पेड लंच ब्रेक देते हैं। और वैकेशन भी सीमित तरह के बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर, वैकेशन भी आपको मिलते हैं अलग से ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी। तो एक अच्छी खासी चीज़ है। एवरेज 2 साल का मतलब 2 वीक का वैकेशन मिलता है ईयरली। और अगर आप एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा वक्त उस कंपनी में गुजारते हैं, तो वो डेफिनेटली 1-2 साल के बाद 3 वीक का वैकेशन हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन ये पॉलिसी में ये 2 वीक तो मिनिमम है ही है, यानी 4% वैकेशन इसको बोलते हैं ओवरऑल सैलरी का। तो वो 2 वीक आपका पड़ जाता है। दूसरा ये कि कोर्सेज़, अब कोर्सेज़ डिपेंड करता है। देखो, कोई महंगे कोर्सेज़, सस्ते कोर्सेज़ ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। लेकिन ज़्यादातर $8,000 to 9,000 डॉलर के अंदर ही सारी कॉलेजेस की फ़ीस है, चाहे वो बड़ी कॉलेज हो, छोटी कॉलेज हो, कोई सा भी कोर्स हो। हाँ, जिसमें प्रैक्टिकल्स है, लैब एक्सपेरिमेंट आपको करने होते हैं, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं फ़ीस के मामले में। लेकिन ओवरऑल एवरेज 8,000 to 9,000 के बीच में आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। सो ये थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि चलो आपको जो मुझे क्वेश्चंस आए थे उनका अगर मैं जवाब दूँ, तो आप दोस्तों बेशक आप मुझे इस तरह से फीडबैक या कमेंट या आपका जो भी आपकी राय है, ओपिनियन है, मुझे आप इसी वीडियो के माध्यम से आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो दोस्तों, अगर आपकी मैं कोई मदद कर सकूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो वीडियो में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कवर करता हूँ। अगर कुछ नहीं कर पाता तो मुझे प्लीज़ कमेंट में, फीडबैक में आप बता दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूँगा, या फिर हो सके तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। क्योंकि मैं एवरी डे जब भी मौका मिलता है, मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ टाइम पर। और इसके अलावा अगर दोस्तों अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कनाडा के बारे में, प्लीज़ मुझे ईमेल करें, मुझे कमेंट में आप लिख के बताएं, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और होपफुली अगले दिन मैं फिर से आपसे मिलूँगा। पता नहीं कल परसों, जब भी मुझे मौका मिलेगा, एक और वीडियो जो है बनाऊँगा मैं, और थोरली जो है कमेंट्स वगैरह देखूँगा। मुझे लगेगा किसी विषय पर फिर से दोबारा चर्चा करनी होगी, उस पर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों, और दूसरी बात, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने देखा है कुछ एनालिटिक्स में कि काफ़ी लोग हैं जो कि वीडियो देख तो रहे हैं मेरा, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द जो है, अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। फिर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मेरा दे देता हूँ। मैं दोस्तों कनाडा बेस्ड टोरंटो में यहाँ पर हूँ, और एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आया था। नाउ आई एम PR, और थ्रू आउट द जर्नी मैंने जो फ़ील किया है, जो महसूस किया है, जो मैं सीखा हूँ, मैं वही आपसे शेयर करूँगा आपसे। और अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ गलत लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में, फीडबैक में वो चीज़ें बताएं, ताकि मैं उसको करेक्ट करूँ, और आने वाले जो भी वीडियोज़ है वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बनाऊँ जो कि आपको सुनने हो। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्टे एट होम ऑर्डर तो उठ गया है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ बाहर कहीं पर,
तो जैसे ही मैं यहाँ पर बाहर कहीं पर घूमने जाता हूँ मैं उसके भी आपको वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगा आपके लिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो प्लीज़ आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कही है वो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड करूँगा आपको। और प्लीज़ अगेन आज के लिए बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।